हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। जैसा कि आप सबने देखा, कल की क्लास के अंदर हमने पेन मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया था, तो आज उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और आज की क्लास है उसको पेन मैनेजमेंट के जो भी अदर मेजर्स किस तरीके से, जो भी एलोपैथी के हैं, ठीक है, जो सारे मेजर्स हम यूज़ करके कैसे पेन को मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में आगे की जो स्टडी है वो करते हैं। तो कल की क्लास में हमने देखा था कि कौन कौन से पेन मैनेजमेंट के मेजर्स थे, उनको कैसे क्या करना है, कौन से के लिए प्रिस्क्रिप्शन ज़रूरी था, कौन सा कैसे थेरापेटिक यूज़ होगा उन सारे मेजर्स का, वो सारा हमने कल की क्लास के अंदर पढ़ लिया था। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, टेंस। ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, ये नाम से ही आप सबको पता लग रहा होगा कि यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। ठीक है, आप सबको नाम से पता लग रहा होगा कि ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन और ट्रांसक्यूटेनियस वाया स्किन, वाया स्किन या थ्रू द स्किन, थ्रू द स्किन, स्किन के थ्रू हम क्या करेंगे, जो भी नर्व हैं उनको इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देंगे और उनके थ्रू हम क्या करेंगे, पेन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहली बात कि जब भी आप टेंस कर रहे हो, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन कर रहे हो, तो उस केस के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हमें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट होती है कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना हम कभी भी पेशेंट के अंदर टेंस परफॉर्म नहीं करेंगे। एक रजिस्टर्ड डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए हमारे पास। जब पेशेंट के पास डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करना चाहिए, तभी जा करके हमें क्या करना है, टेंस अप्लाई करना है पेशेंट के ऊपर। दूसरा, टेंस ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन में हम क्या करते हैं, टेंस के अंदर हम क्या करते हैं स्टूडेंट, स्किन के ऊपर कुछ छोटे छोटे इलेक्ट्रोड्स हैं जो अप्लाई कर देते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हो। यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड्स अप्लाई कर दिए गए, स्किन के ऊपर इलेक्ट्रोड अप्लाई कर दिए गए। ठीक है, और इन इलेक्ट्रोड्स के थ्रू एक लो लेवल का करंट, ठीक है, लो लेवल का जो करंट होता है, लो इलेक्ट्रिकल करंट होता है, लो इलेक्ट्रिकल करंट है वो पास किया जाता है। जो भी अंडरलाइंग टिश्यूज है, जो यहाँ के आसपास के इस एरिया के जो भी टिश्यूज है, उन टिश्यूज के अंदर जो लो इलेक्ट्रिकल करंट है, लो इलेक्ट्रिकल करंट है वो पास किया जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो आसपास की जो नर्व होती है, ठीक है, यहाँ पर जो इस इमेज में दिखाया गया है वो पेन, वो है सर्वाइकल पेन के लिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, टेंस है वो अप्लाई किया जाता है, अप्लाई किया जा रहा है। तो इसमें क्या किया जा रहा है कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो क्या करते हैं, लो लेवल का करंट डिलीवर करते हैं अंडर स्किन। ठीक है, स्किन के ऊपर जो भी अंडरलाइन टिश्यू, और उन टिश्यूज के अंदर क्या होता है, नॉर्मली जो नर्व होती हैं, जो पेन के ट्रांसमिशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल नर्व्स होती हैं, उन नर्व्स को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन करके वो क्या करते हैं, पेन के ट्रांसमिशन को वो क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो ये किया जाता है टेंस के अंदर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया। और ये इमेज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इमेज बेस अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ये कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म किया जा रहा है, तो ये क्या है, टेंस, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। ठीक है, ये टेंस परफॉर्म किया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाइंडर, स्लिंग और सपोर्टिव डिवाइस। ये डिवाइसेज जैसे बाइंडर है, सीलिंग्स हैं, सपोर्टिव डिवाइसेज, ये सारी डिवाइसेज क्या होती हैं, पेन को रिलीव करने के लिए काम में ली जाती हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि हम बात करें सीलिंग की बात करते हैं, तो जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो, इस इंडिविजुअल ने जो अपने हाथों में ब्लैक कलर का जो भी पहन रखा है उसको हम बोलते हैं सीलिंग या आर्म सपोर्ट। ठीक है, सीलिंग में क्या होता है, नॉर्मली क्या कब यूज किया जाता है, इन केस ऑफ फ्रैक्चर। ठीक है, फ्रैक्चर में इसका यूज किया जाता है, साथ के साथ इसका यूज किया जाता है ट्रॉमा ऑफ फोरआर्म, फोरआर्म के ट्रॉमा के लिए। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा, ये क्या करेगी, अपने शोल्डर जॉइंट को स्लिंग लगाने से क्या होगा, शोल्डर जॉइंट को क्या मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, रिलीव मिलेगा। ठीक है, वहां पर प्रेशर कम आता है। ठीक है, साथ के साथ क्या होगा, इस हाथ के अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो भी इंप्रूव रहेगी। ऐसा नहीं है कि वेनस रिटर्न है, नॉर्मली क्या होता है, ट्रॉमा होने की वजह से या फ्रैक्चर होने की वजह से, फ्रैक्चर होने की वजह से क्या होता है, वीनस सप्लाई इंपेयर्ड हो जाती है, वीनस रिटर्न, वीनस रिटर्न क्या हो जाता है, इंपेयर्ड हो जाता है। ठीक है, और ये जो वीनस रिटर्न इंपेयर्ड हो रहा है, उस चक्कर के अंदर या उस कंडीशन के अंदर क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर हमें वीनस रिटर्न को इंप्रूव करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो अपर लिम्ब है या अपर एक्सट्रीमिटीज है, उनको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एलिवेट करके रखना पड़ेगा। तो ये स्लिंग क्या काम करेगी, एलिवेशन का काम भी करेगी, सपोर्टिव डिवाइस का भी काम करती है। साथ के साथ आप दूसरी इमेज के अंदर आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे एक एब्डोमिनल बेल्ट है। ठीक है, इस एब्डोमिनल बेल्ट के अंदर क्या होता है, एब्डोमिनल बाइंडर है। ठीक है, इसमें क्या देखोगे आप, इसमें ये देखोगे कि यहाँ पे क्या किया जाता है, नॉर्मली ये
ठीक है, ये क्या करता है, जब किसी पेशेंट की एब्डोमिनल सर्जरीज हो, ठीक है, एब्डोमिनल सर्जरीज, मान लीजिए किसी पेशेंट की एब्डोमिनल सर्जरीज हो रही, ठीक है, और उस पेशेंट के एब्डोमन को, उस पेशेंट के, ये यहाँ पे हम अम्बिलिकस मान लेते हैं, उस पेशेंट के एब्डोमन को इस तरीके से वर्टिकली उसके ऊपर इंसिजन दिया हुआ है, ये जो रेड कलर में इंसिजन दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, टाँके लगा देते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, स्किन को क्लोज करने के लिए टाँके लगा देंगे। टाँके लगाने के बाद क्या होगा यहाँ पे, अब जैसे ही ये इंडिविजुअल कपिंग करेगा, ठीक है, ब्रीथिंग करेगा, तो इसमें हो सकता है कि यहाँ पर हमें रिस्क रहेगा कि ये जो स्टिचेज हैं, जो टाँके लगाए हुए हैं, वो क्या हो सकते हैं, खुल सकते हैं, जो फ्यूचर है हमारे हट सकते हैं, और यहाँ पर हो सकता है कि जो इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं वो बाहर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजी मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। एविसिरेशन और डिसेंशन, यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी होती है स्टूडेंट। एविसिरेशन का मतलब तो होता है कि पर्टिकुलर, डिसेंशन का मतलब होता है, पहले डिसेंशन का मतलब देखो। डिसेंशन का मतलब होता है कि ये जो टाँके अगर खुल जाएं और अंडरलाइंग जो टिश्यूज है, जो इस स्टिच लगाने के नीचे, जो नीचे की जो लेयर है, एब्डोमिनल की जो नीचे की जो लेयर है, वो अगर हमें विजिबल होती है बाहर से, ये टाँके क्या होंगे, खुल जाते हैं, ठीक है। स्टिच निकल जाएंगे, क्योंकि प्रेशर, इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो स्टिच थे वो निकल जाएंगे, वो निकलने की वजह से क्या होगा, जो अंडरलाइंग टिश्यूज हैं, जो नीचे की तरफ जो टिश्यूज हैं, 1 सेकेंड आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये है स्टिच लाइन, ठीक है। अब इसके अंदर जो अंडरलाइन जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो नीचे वाले स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, हमने लगा रखे थे टाँके, ठीक है, और ये स्टिच अगर किसी भी रीजन की वजह से अगर ये स्टिच निकल जाते हैं, ये स्टिच अगर निकल जाते हैं, ठीक है, अब निकल जाएंगे तो कैसा होगा देखना, निकल जाएंगे तो कैसा होगा, निकल जाएंगे तो ये ऐसा दिखेगा हमें, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमें इस प्रकार से दिखाई देता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये होगा अपना डिसेंशन, डिसेंशन 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 ऐसे कुछ इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है, ठीक है। एविसिरेशन का मतलब है अगर ये स्टिच निकलने के बाद ये लेयर से कोई दूसरा ऑर्गन, कोई भी इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन अगर इस फ्यूचर लाइन से आकर के बाहर हमें दिखाई देता है, ठीक है, बाहर अगर इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन्स है वो अगर बाहर आकर के आपको दिखाई दे रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, एविसिरेशन, एविसिरेशन, ठीक है। तो ये दो टर्मिनोलॉजी होती है। इन दोनों ये दोनों क्या है, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है, ये दोनों क्या है, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है, ये दोनों क्या है, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है। और इन दोनों पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को एडवाइस किया जाता है एब्डोमिनल बेल्ट, एब्डोमिनल बेल्ट और एब्डोमिनल बाइंडर, और एब्डोमिनल बाइंडर, ठीक है जी, इनको प्रिवेंट करने के लिए। तो ये क्या था हमारे, ठीक है। अब हमें क्या, सर्जिकल इंसिजन के ऊपर हम इसको अप्लाई करते हैं, जिससे क्या होगा कि जो एविसिरेशन और डिसेंशन का जो रिस्क है वो कम हो जाता है और पेशेंट इजीली इसके साथ मैनेज हो जाते हैं, ठीक है जी स्टूडेंट। नॉर्मली सीलिंग वगैरह हमारे स्ट्रेन और स्प्रेन के अंदर भी हमारी काफ़ी हेल्प करती है, ये स्पाज्म को रिलीव करने के अंदर भी हेल्प करती है, क्योंकि ये क्या करती है, जो भी एक्सट्रीमिटीज है उसको क्या करती है, सपोर्ट करके रखती है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि बाइंडर्स है, सीलिंग और सपोर्टिव डिवाइस है, वो किस प्रकार से पेन रिलीव करने के काम में आती हैं। आपने देखा होगा एक आता है सर्वाइकल कॉलर, सर्वाइकल कॉलर, सर्वाइकल कॉलर गले में बहुत से लोग पहन करके घूमते हैं, जैसे इस कलर का कुछ पट्टा सा होता है, उसको गले में पहन करके घूमते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, जो सर्वाइकल पेन होता है, पेन इन सर्वाइकल रीजन, अगर किसी को सर्वाइकल रीजन के अंदर पेन होता है तो उसको वो जो सर्वाइकल कॉलर है वो एडवाइज की जाती है, ठीक है। सर्वाइकल कॉलर है वो क्या की जाती है, एडवाइज की जाती है, ताकि उस इंडिविजुअल के अंदर, उस पेन को क्या किया जा सके, रिलीव किया जा सके,
ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होंगी ये जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट हम चलते, ठीक है। जब भी हम किसी इंडिविजुअल पेशेंट को सर्वाइकल कॉलर वगैरह अप्लाई करेंगे, सर्वाइकल कॉलर अप्लाई कर रहे हैं, बाइंडर अप्लाई कर रहे हैं, सीलिंग अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी सपोर्टिव डिवाइस अगर अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें डॉक्टर का क्या चाहिएगा, प्रिस्क्रिप्शन चाहिएगा। हमेशा हमें क्या चाहिएगा, उस डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिएगा। बिना प्रिस्क्रिप्शन के हमें अननेसेसरीली पेशेंट के ऊपर कुछ भी अप्लाई नहीं करना है। या फिर अगर हमें नॉर्मली अगर मान लीजिए एज नर्सेज है वो कुछ अलग से एडवाइस नहीं कर सकते हम, ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर कोई भी अलग कुछ भी अलग से एडवाइस नहीं कर सकते पेशेंट के लिए। हमें वो सारे काम करने होते हैं जो डॉक्टर ने एडवाइस किए होते हैं, ठीक है। तो जो भी कुछ करना है वो हमें डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके फिर कंसल्ट करने के बाद ही हमें कुछ करना है, ठीक है। एक नोट लिखा हुआ है इस अपनी स्लाइड के अंदर कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि जब हम बॉडी पार्ट्स का एलिवेशन करते हैं, ठीक है, नॉर्मली क्या किया जाता है, फ्रैक्चर वगैरह रिपेयर करने के बाद क्या बोला जाता है कि इस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को आपको क्या रखना है, एलिवेट करके रखना है। तो एलिवेशन है, ठीक है, एलिवेशन ऑफ अफेक्टेड बॉडी पार्ट, जो भी बॉडी पार्ट होता है अगर उसका हम एलिवेशन करते हैं, ठीक है, एलिवेशन मतलब उसको क्या करना, उठा करके रखना, ठीक है, इंक्रीज इन हाइट, ठीक है, उसको रखना हाइट अबव द नॉर्मल लेवल, अबव द, अगर हम जो भी एक्सट्रीमिटीज है उसको अगर उठा करके रखेंगे, एलिवेट करके रखेंगे अफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज को, तो उससे क्या होगा, उससे जो वीनस रिटर्न है, ठीक है, एलिवेशन की वजह से क्या हो जा, इट इम्प्रूव द वीनस रिटर्न, इट इम्प्रूव द वीनस रिटर्न। जो वीनस रिटर्न है वो क्या करेगी, ये इम्प्रूव करेगी। अब वीनस रिटर्न अगर इम्प्रूव होगा स्टूडेंट, तो उस सिचुएशन के अंदर आप खुद देखोगे कि वहाँ पे जैसे ही वीनस रिटर्न इम्प्रूव होता है, तो वीनस रिटर्न इम्प्रूव होने की वजह से क्या होगा, रिलीव इन स्वेलिंग, रिलीव इन स्वेलिंग एंड एडिमा। जो एडिमा और स्वेलिंग है उसके अंदर क्या हो जाएगा, रिलीव आना शुरू हो जाता है। तो एलिवेशन ऑफ अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी, एलिवेशन ऑफ अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी, उसकी वजह से वहाँ पर क्या देखने को मिलता है हमें, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है स्टूडेंट्स कि हम क्या कर रहे हैं, उस एलिवेशन ऑफ अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी का एलिवेशन करने की वजह से वहाँ पर आप देखोगे कि उस एक्सट्रीमिटीज की जो स्वेलिंग है, ठीक है, वो रिड्यूस स्वेलिंग है और एडिमा वो क्या हो चुका है, रिलीव हो चुका है। क्यों रिलीव हुआ, क्योंकि वहाँ से वीनस रिटर्न, एलिवेशन की वजह से क्या हुआ, वो वीनस रिटर्न था वो प्रॉपर हो जाता है, और वीनस रिटर्न प्रॉपर होने की वजह से स्वेलिंग और एडिमा रिलीव होगा। और एडिमा अगर रिलीव हो जाएगा तो पेन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पेन रिलीव हो जाएगा, पेन रिलीव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पेन मैनेजमेंट के अंदर, नेक्स्ट है अपना हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन। हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन के बारे में हमने कल भी देखा था, ठीक है। ये क्या है, एक नॉन फार्मेकोलॉजिकल इंटरवेंशन है, नॉन फार्मेकोलॉजिकल इंटरवेंशन। और नर्सेज को जब भी आप नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं अपन और नर्सिंग मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो उसमें हमें सबसे पहले, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर हमें नॉन फार्मेकोलॉजिकल जो मेजर्स होते हैं पेन रिलीव के, उनको रखना होता है, ठीक है। फार्मेकोलॉजी को हमें कम से कम यूज़ करके पेशेंट के पेन को रिलीव करना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉन फार्मेकोलॉजिकल इंटरवेंशन का यूज़ करके हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नॉन फार्मेकोलॉजिकल इंटरवेंशन का यूज़ करके हमें क्या करना है, पेशेंट के पेन को रिलीव करना है। तो देखिए हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन के अंदर देखिए, ठीक है, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन के अंदर ये बताया हुआ है कि हॉट एंड कोल्ड, तब कल हमने देखा था, ठीक है। तो हॉट एप्लीकेशन के अंदर जो टेम्परेचर था, हॉट एप्लीकेशन के अंदर जो टेम्परेचर था 105 से लेके 115 डिग्री फ़ारेनहाइट था। और कोल्ड एप्लीकेशन के अंदर जो टेम्परेचर था वो था अपना 55 टू 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये था अपना टेम्परेचर जो हॉट एप्लीकेशन और कोल्ड एप्लीकेशन के लिए, और ये सी के लिए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, देखिए पेन रिलीव के लिए हम क्या करना है, अल्टरनेट, अगर आप अल्टरनेट हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन कर रहे हो, अल्टरनेट का मतलब आपने 15 मिनट के लिए हॉट एप्लीकेशन किया, फिर ब्रेक, फिर कोल्ड एप्लीकेशन किया 15 मिनट के लिए, फिर ब्रेक,
फिर हॉट एप्लीकेशन। तो मतलब अगर आप अल्टरनेट हॉट एंड कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड अगर एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हो तो वो बेटर पेन रिलीव करने के बेटर पेन रिलीव करता है। साथ के साथ जो मसल्स के अंदर स्ट्रेन होते हैं, स्ट्रेन होते हैं, उन सारी चीज़ों को वो रिलीव करने के लिए हेल्पफुल होता है। साथ के साथ देखिए कोल्ड एप्लीकेशन क्या करता है, स्वेलिंग को रिड्यूस करता है। ठीक है, कोल्ड एप्लीकेशन, कोल्ड एप्लीकेशन, कोल्ड एप्लीकेशन क्या करेगा, डिक्रीज स्वेलिंग। स्वेलिंग कैसे डिक्रीज करता है, क्योंकि कोल्ड एप्लीकेशन क्या कॉज करता है, वेसोकंस्ट्रिक्शन। कोल्ड एप्लीकेशन क्या कॉज करता है स्टूडेंट्स, वेसोकंस्ट्रिक्शन। और वेसोकंस्ट्रिक्शन होगा तो वहां पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज ब्लड सप्लाई। अब ब्लड सप्लाई कम हो गई, ठीक है, कहीं पर भी ब्लड सप्लाई अगर कम हो गई तो वहां पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज वेनस कंजेशन। वेनस कंजेशन कम हो जाएगा, और वेनस कंजेशन कम होते ही वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज एडिमा। ठीक है, और जो एडिमा होगा वो रिलीव हो जाता है। तो कोल्ड एप्लीकेशन क्या करता है, कोल्ड एप्लीकेशन क्या करता है, वेसोकंस्ट्रिक्शन कोज करता है, और वेसोकंस्ट्रिक्शन कोज करने की वजह से ये क्या करता है, एडिमा को रिलीव करता है। ठीक है, और जब भी हम हॉट एप्लीकेशन कर रहे हैं, नेक्स्ट है कि जब भी हम हॉट एप्लीकेशन कर रहे हैं तो हॉट एप्लीकेशन ऐसा नहीं कि हमें डायरेक्ट अप्लाई करना है। ठीक है, तो हॉट एप्लीकेशन है वो बहुत प्रकार का होता है। जब भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे तो हम इस चीज़ को डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे कौन कौन से टाइप के हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन होते हैं। ठीक है, तो हॉट एप्लीकेशन के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है, हम कैसे हॉट एप्लीकेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो एक तो हम यूज़ कर सकते हैं वार्म वाटर। ठीक है, वार्म वाटर को हम वाटर बॉटल के अंदर हम फिल करके, ठीक है, उसके बाद हम उसको जो भी पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे पेन फील हो रहा है वहाँ पे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वार्म वाटर कंप्रेसेस दे सकते हैं, या वार्म ब्लैंकेट। ठीक है, वार्म ब्लैंकेट आती है जिनके अंदर क्या होता है, वार्मर चलाया जाता है और ब्लैंकेट्स को क्या किया जाता है, वार्म किया जाता है। ठीक है, थर्मल पैड्स होते हैं और टब्स। ठीक है, इन सब का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को हॉट एप्लीकेशन दे सकते हैं। ठीक है, जब भी आप पेशेंट को हॉट एप्लीकेशन दे रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने की बात है, ठीक है, पेशेंट को केयरफुली मॉनिटर करना है फॉर बर्न और इंजरी। ऐसा ना हो कि आप पेशेंट को हॉट एप्लीकेशन दिया, पेशेंट को आपने कहा कि इसको यहाँ पे लगा करके रखो, पेशेंट ने यहीं लगा करके रखा और पेशेंट को बर्न हो गया। ऐसा नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि पेशेंट को पता नहीं है कि उसको कैसे उस डिवाइस को या उस मीजर्स को कैसे यूज़ करना है। तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, जब भी आप वॉट एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हो किसी पेशेंट के अंदर, तो उस सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना है स्टूडेंट, उस सिचुएशन के अंदर आपको बर्न और प्रिवेंट करना है, पेशेंट को बर्न और इंजरी से बचाना है। ठीक है, साथ के साथ हमें क्या करना है, जो हॉट और कोल्ड एप्लीकेशन, जब भी आप हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन कर रहे हैं तो, और हमें पेशेंट को एजुकेट करना है कि जब आप हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन कर रहे हो तो उस सिचुएशन के अंदर जब भी जिस एरिया में आप अप्लाई कर रहे हो अगर उस एरिया के सेंसेशन में कोई भी चेंजेस मिले, ठीक है, उस एरिया के सेंसेशन में अगर आपको कोई भी चेंजेस मिले तो आपको क्या करना है, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन को स्टॉप कर देना। ठीक है, ठीक है, अगर आपको हॉट एंड कोल्ड चेंजेस इन सेंसेशन, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन, अगर हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन आप अप्लाई कर रहे हो और कोज चेंजेस इन, वो क्या कोज करें, चेंजेस इन सेंसेशन, अगर वो क्या करते हैं सेंसेशन के अंदर सेंसेशन के अंदर कोई भी चेंजेस कोज कर से, तो इमीडिएटली हमें क्या करना है, इमीडिएटली हमें क्या करना है, इमीडिएटली हमें क्या करना है, रिमूव करना है। इमीडिएटली हमें क्या कर देना है, रिमूव द सोर्स ऑफ हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन, सोर्स ऑफ हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन। एक तो क्या कर रहे थे हम कि हॉट एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि अप्लाई करके भूल गए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ऐसा करेंगे तो बर्न हो जाएगा, तो बर्न को और इंजरी को प्रिवेंट करना है। साथ के साथ हमें क्या करना है, जब हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो पेशेंट को बताना है कि आपको तब तक अप्लाई करना है जब तक जो भी एक अप्रोप्रिएट टाइम है, 15 से 30 मिनट तक आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप 15 से 30 मिनट कर रहे हो उसमें भी अगर आपको चेंजेज इन सेंसेशन आपको फील हो रहे हैं तो आप क्या करोगे, इसको रिमूव करोगे इमीडिएटली। ठीक है, तो ये सब हमें क्या करना है, पेशेंट को एजुकेट करना है ताकि पेशेंट अपने आप को बर्न होने से या इंजरी होने से क्या कर सके, बचा सके। नेक्स्ट है
हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन जब भी हम अप्लाई कर रहे हैं, नेक्स्ट नर्सिंग इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ आ सकता है इसके ऊपर नॉर्सेट 2024 में। नॉर्सेट 2024, नॉर्सेट 2024 के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। इसमें ये बताया गया है इस इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर कि जब भी आप हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हो तो एक बैरियर होना चाहिए। स्किन और हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन का जो सोर्स है उसके बीच में क्या होना चाहिए, एक बैरियर होना चाहिए, ठीक है। चाहे वो टावल हो, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी आपका जो भी क्लॉथ होगा वो हो, ठीक है, लेकिन बैरियर होना। डायरेक्टली हमें कभी भी हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन जो सोर्स है उसको डायरेक्टली स्किन के कॉन्टेक्ट में नहीं लेके आना है, ठीक है। तो एक तो क्या होना चाहिए, बैरियर, ठीक है, बैरियर होना चाहिए, नॉट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ स्किन, स्किन के साथ कोई भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए। साथ के साथ नॉट मोर देन 15 to 30 मिनट, 15 से 30 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है, 15 से 30 मिनट से ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। 15 से 30 मिनट से ज़्यादा हमें क्या नहीं करना है, अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। जब भी आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, जब भी आप अप्लाई कर रहे हो सिचुएशन के अंदर क्या करना है, तो हमें क्या करना है, एक बैरियर का यूज़ करना है। बैरियर हो या कोई टावल हो, डायरेक्टली स्किन के कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो भी सोर्स है, सोर्स नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ स्किन, स्किन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होना चाहिए, पहला। दूसरा क्या है, नॉट मोर देन 15 to 30 मिनट, 15 से 30 मिनट से ज़्यादा हमें अप्लाई नहीं करना। हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन को अगर आप 15 से 30 मिनट से ज़्यादा अप्लाई करोगे तो उनके एडवर्स इफेक्ट, उनके जो साइड इफेक्ट्स है वो आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इंजरी हो सकती है, बर्न हो सकता है। तो वो सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना है, एक अप्रोप्रिएट जो टाइम, प्री डिसाइडेड टाइम है 15 से 30 मिनट, उसी टाइम के अंदर हमें अप्लाई करना है, ठीक है। और जो सोर्स है उसको हमें डायरेक्टली स्किन के कॉन्टैक्ट में नहीं रखना है, चाहे कोई टॉवल हो, चाहे कोई भी बैरियर हो, उस बैरियर की सहायता से, उस बैरियर की हेल्प से ही हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे लेक्चर वीडियोस आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रहे होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।